नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। चीन की नापाक हरकत या ये कहें कि आक्रमणकारी नीति या फिर उकसाने वाला रवैया, ये सब पूरा विश्व देख रहा है। 9 दिसंबर को जब चीन के जो सैनिक हैं वो आक्रमण के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ या करारा जवाब देती है। और सिर्फ सरहद से नहीं, संसद से भी चीन को जवाब दिया जाता है और कहा जाता है कि चीन अब ये न समझे कि भारत 1962 वाला भारत है। अब भारत बदल चुका है, भारत शक्तिशाली हो चुका है। और इसका अगर हम चाहे डोकलाम की बात करें, गलवान की बात करें या फिर तवांग की बात करें, हर बार चीन को शिकस्त मिली है, मुंह की खानी पड़ी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले भारतीय सैनिकों को हम सलाम करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तवांग से और ग्राफिक्स के माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा है, उनके पोस्ट तक बाहर भेजा है और जो चीन को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से, पॉइंटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल के यांगसे इलाके में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प होती है। 19 दिसंबर की बात है जब चीनी सैनिक आक्रमण करने की कोशिश से जाते हैं। चीनी सैनिक ने 17,000 फीट ऊंचाई पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भारतीय सेना है मुंहतोड़ जवाब देती है, करारा जवाब देती है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के जो इस इरादे को पूरी तरीके से नाकाम कर देते हैं और उन्हें वापस पोस्ट पर भागना पड़ता है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक जो है पीछे हट गए थे और इसके लिए फिर फ्लैग मार्च होता है, यानी कि शांति मार्च की बात की जाती है। फिर दोनों देशों के कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग हुई ताकि शांति बनी रहे और लगातार चीन 1993 के समझौते का भी उल्लंघन करता रहा है। चीन ने 30 महीने पहले लद्दाख में ऐसा ही दुस्साहस किया था। जब हम बात डोकलाम की करते हैं, गलवान की बात करते हैं और एक बार फिर तवांग में वैसा ही दुस्साहस देखने को मिला और अब अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में यही विश्वासघात देखने को मिला। विश्वासघात हम इसलिए कह रहे हैं कि 1993 में भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति को लेकर एक समझौता हुआ था और 10 मुख्य बिंदु थे, जो पॉइंट थे, उन पर समझौता हुआ था। बीपीटीए के तहत दोनों ओर के सैनिक एलएसी पार करते हैं तो मना करने पर वापस जाएंगे। ये 10 जो समझौते हुए थे उसमें से 8 महत्वपूर्ण थे। 1993 के समझौते के तहत दूसरे पक्ष के खिलाफ बल या सेना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर हर पक्ष की ओर से कम सैन्य बल रखा जाएगा, सिर्फ निगरानी के लिए सैन्य बल रखा जाएगा। दोनों पक्ष विश्वास बहाली के उपायों पर लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन यह देखा गया है कि 1993 के समझौते की जो बात होती है, चीन हर बार उसका उल्लंघन करता है, वो विश्वास तोड़ता है, वो समझौते का पालन नहीं करता। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात तवांग की करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हर्ष कक्कड़ जी हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं भारतीय सेना के। हर्ष कक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, काफी बड़ी सीमा रेखा है, लगभग 4000 किलोमीटर की साझा सीमा रेखा है। अगर हम उस रणनीति की बात करें जो चीन हर बार अपनाता है, चाहे हमने गलवान में देखा या फिर हमने डोकलाम में देखा, तवांग में देखा, क्या रणनीति रहती है? देखो, ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, इसमें 25 रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं और ये डिस्प्यूटेड पॉइंट्स या कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग से निकले हैं जी, या मैप्स के जब बदली करे हैं तब हुए हैं, या फिर चीन की पीएलए की हरकत देख के वहां पे हुए हैं। अब चीन को जहां पे मेन असर है, चाहे आप डेमचौक ले लो लद्दाख में, चाहे यांगसे ले लो, यांगसे हर साल जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार का स्टैंड ऑफ होता है। लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, 2016 में झड़प हुई थी, इस साल फिर हुई। और उसके अलावा डिचू और कुछ और पॉइंट्स है जहां पे ये रेगुलर फीचर है। डिचू है वलोंग के आगे, किबिटू के पास जी। तो ये एक रेगुलर फीचर होता है डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पे। और उनकी जो रणनीति है कि जो उनको जमीन खास चाहिए, उस जमीन के ऊपर वो कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद बातचीत शुरू करेंगे। और अब जो रणनीति हम देख रहे हैं डोकलाम में और गलवान के बाद, या फिर आप लद्दाख ले लो, और अब यांगसे में जो देख रहे हैं, वो उनकी जो गलवान से जो रणनीति निकली थी, उसके अंदर ये है कि हमने कब्जा कर लिया, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। जहां पे हमें फर्क पड़ता है, जैसे हम लोगों ने कैलाश रिज ऑक्यूपाई किया तो उनको पैंगोंग सो खाली करना पड़ा,
तो ये बातचीत और डेमचौक के साथ कोई लिंक नहीं था। अब ये बातचीत करते जाएंगे, मामला खींचेंगे और एलएसी का जो स्टेटस है, ठीक है, वो बदली करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी रणनीति आजकल बन चुकी है जी। और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि उस इलाके के अंदर जहां उनको मेन असर है, यांगसे एक मेन इलाका है, इसलिए क्योंकि यांगसे हाइट से चाइना के अंदर एक क्लियर विजिबिलिटी है और हम लोगों ने जब से यांगसे को ऑक्यूपाई किया है तब से ये परेशान है। ठीक है। और उनको यही कोशिश है कि भारतीय सेना को यांगसे से डिसलॉज करें और वो इनसे हो नहीं रहा है और वो इसीलिए वो लगातार अतिक्रमण की जो नीति है वो लगातार अपनाते हैं। हर साल ये कोशिश कर रहे हैं। हर साल ये कोशिश करते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के हम जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और सिर्फ सरहद से नहीं, सरहद से लेकर संसद से भी चीन को करारा जवाब दिया गया और कहा गया है कि चीन अब गलतफहमी में न रहे। 1962 का भारत नहीं रहा। भारत बहुत बदल चुका है, भारत ताकतवर हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है। हर्ष कक्कड़ जी, जिस तरीके से तवांग की घटना हुई और चीन को करारी शिकस्त भी मिली, क्या कहा जा सकता है कि ये चीन की करारी शिकस्त, इसके साथ साथ सिर्फ सरहद से नहीं, संसद से भी जवाब दिया गया है? हाँ, उनको सब तरह से जवाब दिया। हम लोगों ने कहा, यूएस ने भी यही कमेंट किया है कि चीन को जवाब मिला है। चीन को खुद पता है कि उनको जवाब मिला है, क्योंकि जब तक भारतीय प्रेस ने इसको रिलीज नहीं किया, चीन की तरफ से शांति थी। जब ये भारत के अखबारों के अंदर निकला तब चीन को जरूर रिएक्ट करना पड़ा और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भारत के ऊपर ब्लेम किया, जैसे उन्होंने लद्दाख के अंदर भी किया था और उससे पहले डोकलाम के अंदर भी किया था। तो ये उनका स्टैंडर्ड रणनीति है कि अगर कुछ भी हो, ब्लेम भारत के ऊपर होगा, उनके ऊपर नहीं होगा। और दूसरी बात, अब इस बार उन्होंने जो ये ब्लेम दिया है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों की पेट्रोल चल रही थी, भारत ने एलएसी क्रॉस किया। और एविडेंट था, जो वीडियो निकले हैं, कि वो भागकर वापस अपने इलाके में पहुंचे। तो अगर हम लोगों ने एलएसी क्रॉस किया तो वो भाग के किसके इलाके में गए होंगे? तो वो उनको भी पता है कि इस बार जो उन्होंने सोचा कि हम कुछ फायदेदार करेंगे, क्योंकि उस दिन रात को काफी फॉग था और उस इलाके के अंदर विजिबिलिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है इस मौसम में, विंटर्स में रात को। तो उन्होंने इसका बेनिफिट लिया, साथ में ड्रोन्स भी लाए कि हम पूरे ऑपरेशन की पिक्चर लेंगे और जैसे गलवान के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके वीडियोस रिलीज किए, हम ये भी करेंगे। और ये उल्टा पड़ा। अब इस बार ना कोई वीडियो आएगा, ना कोई फोटोग्राफ आएगी, क्योंकि मार उनको पड़ी है और भागे वो है। हर्ष कक्कड़ जी, अगर हम संसद की बात करें और रक्षा मंत्री कुछ बयान की बात करें, जब रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे, क्या यह साफ तौर पर स्पष्ट संदेश है? कहा जा सकता है कि चीन अब समझ जाए, अब वैसी हरकत ना करे जैसे वो पहले करता रहा है? ये तो क्लियर मैसेज दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने भी नहीं, पहले भी ये मैसेज गया था कि हम लोग ये नहीं, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, ना हम आपको अपनी जमीन लेने देंगे। तो ये मेरे ख्याल चाइना को अभी समझ लेना चाहिए कि अगली बार, इस बार जो उनको मिला है जवाब, अगली बार हो सकता है और भी तगड़ा जवाब मिले। और उनको समझ आना चाहिए कि भारत वो भारत नहीं है जो वो समझते हैं। ये भारत इतना मजबूत है कि वो चीन को वापस जवाब दे सकता है। उससे पहले भी हमने सबसे पहले उनको जवाब दिया था सिक्किम में, जब उन्होंने वहां पे कोशिश करी थी 67-68 में, उनके बहुत लॉसेस थे। आज तक उन्होंने ये नहीं अनाउंस किया कि उनके कितने उस समय कितने घायल हुए, कितने मरे हैं, अभी तक नहीं अनाउंस किया, ना कि गलवान का भी अनाउंस किया। बिल्कुल।
उस पर दूर रहेंगे, लेकिन चीज आपने जैसे अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका ने भारत का समर्थन किया इस पूरे मामले को लेकर, तवांग के मामले को लेकर, तो क्या ये अब समझा जाए कि भारत की जो विश्व स्तर पर एक मजबूत स्थिति बनी है, तीसरा सबसे शक्तिशाली देश के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है, क्या उसकी एक छवि है, उस छवि का असर है कि जो दूसरे देश हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं? अगर आप दुनिया में देखो, सब देश कह रहे हैं कि भारत ही है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस लाएगा, मध्यस्थता करा सकता है। ठीक है। और आज जो भारत G20 का प्रेसिडेंट है, SCO का प्रेसिडेंट है, UNSC का प्रेसिडेंट है, भारत एक बड़ा पावरफुल देश बन गया है। और क्योंकि हमारी फ्रेंडली पॉलिसी है, हम लोगों ने 150 देशों को मदद किया है कोविड में, तो दुनिया हमारी बात सुनती है। किसी ने चीन को नहीं बोला कि आप यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस लाओ। क्यों नहीं बोला चीन को? किसी को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। चीन के अपने नेबर्स उनके साथ खफा है। हमारे तो दो ही दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन, और दोनों एक साथ हैं। और बाकी सब जो भारत के आसपास है वो सब भारत के दोस्त हैं। तो ये जो फर्क है इसलिए है क्योंकि भारत सबको दोस्ती के हाथ की तरफ से देखता है और चीन दुश्मनी की तरफ से। बिल्कुल। हर्ष कक्कड़ जी, हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं कि चाहे हम डोकलाम की जब बात करते हैं तो डोकलाम में भी चीन की यही अतिक्रमणकारी नीति नजर आई थी। हम पॉइंटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डोकलाम का क्या मामला था और वहां पर भी चीन को शिकस्त खाना। डोकलाम सिक्किम के पास पड़ता है और काफी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी, भूटान के लिए भी और चीन, यानी तीनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है डोकलाम। डोकलाम एक तरह से टाई जंक्शन है, यानी कि यहां पर तीनों देश आपस में आकर मिलते हैं और सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है डोकलाम। डोकलाम से चीन, भूटान और भारत तीनों देश नजदीक होते, इसीलिए तीनों देशों की जो निगाहें रहती है वो डोकलाम पे रहती हैं। लेकिन चीन अक्सर इसमें अतिक्रमणकारी नीति अपनाता रहता है। डोकलाम पर भूटान और चीन दोनों पहले से ही अपना दावा करते रहे हैं और इस दावे का जो समर्थन है, भूटान के दावे का समर्थन भारत करता रहा। डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन भारत शुरुआत से ही करता रहा है। लेकिन जो अगर 2017 की बात करें तो जो जून 2017 में चीनी सैनिकों ने यहां सड़क बनाने का काम शुरू किया था, तब भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। भारतीय सेना ने डोकलाम में सड़क बनाने पर चीन को रोक दिया था क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं था और तीनों देशों के लिए सही नहीं था। अगर डोकलाम में सड़क बनती है तो सुरक्षा के जो समीकरण हैं वो बदल जाते हैं। हम चाहे भारत के दृष्टिकोण से बात करें, भूटान के दृष्टिकोण से बात करें या चीन के दृष्टिकोण से बात करें, चीन इस सड़क का इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए भी कर सकता था, जो कि एक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था, एक सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा खतरा माना जा सकता। तो इसीलिए 2017 में भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। जब चीन सड़क निर्माण कर रहा था उसमें भी काफी संघर्ष हुआ था। हर्ष कक्कड़ जी, डोकलाम विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या जो लगातार चीन अतिक्रमणकारी नीति के तहत चल रहा है, क्या उसको हर बार मुंह की खानी पड़ती, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? डोकलाम चीन ने यह समझा था कि डोकलाम भूटान का इलाका है और वो उधर कुछ भी कर पाएंगे क्योंकि भूटान एक बड़ा छोटा देश है। अब वो जो इलाका है, अगर आप देखो, सिक्किम के बगल में है चुम्बी वैली जी। चुम्बी वैली चीन के पास है। चुम्बी वैली एक बहुत नैरो कॉरिडोर है जो ऊपर से आता है नीचे की तरफ। चुम्बी वैली के साइड में डोकलाम है। तो चीन ये सोच रहा था कि हम डोकलाम में सड़क बना लेंगे। चुम्बी वैली बहुत डोमिनेटेड है भारत से और वहां से फिर उनका कॉरिडोर आसान पड़ जाएगा और भूटान कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि भूटान इतना पावरफुल नहीं है। पर जब भारत बीच में आ गया तो ये झगड़ा चीन का होने लगा कि आप क्यों आए हो बीच में जब हमारा और भूटान का मामला है। पर जो हमारा अग्रीमेंट भूटान के साथ है कि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए हम खड़े हैं, तत्पर रहेंगे। और इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम भूटान में है और हमारे फॉर्मेशन से जो रेगुलरली भूटान जाते हैं डिप्लॉयमेंट और एक्सरसाइज के लिए और भूटानीज आर्मी के साथ साथ काम करते हैं। तो ये जब हम लोगों ने उनको ब्लॉक किया तो चीन का ये ऑब्जेक्शन आया, पर उस समय हम हिलने को तैयार नहीं थे और जो हमारे ट्रुप्स वहां बैठ गए थे, चीन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जो थोड़ा बहुत हाथोपारी हुई शुरू में, उसके बाद वहीं पे बात खत्म हो गई और उनको पता था कि हम आगे नहीं जा सकते, एक ही सोल्यूशन है पीछे जाना, और फिर वहां पे बात रिजॉल्व हुई। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि विश्व के देशों को भी अब सामने आने की जरूरत है? और चीन जिस तरीके से अपनी अतिक्रमणकारी नीति अपनाता है, उकसावे का जो रवैया अपनाता है, इस पर कहीं ना कहीं संवाद करने की जरूरत है, हस्तक्षेप करने की जरूरत है? देखो, विश्व इकट्ठे हो रहा है चीन के खिलाफ। अगर आप देखो, अभी क्वाड बन चुका है। क्वाड काफी इफेक्टिव है। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। दूसरा, जो बाकी साउथ एशियन देश है उनको चीन के मदद से दूर करने के लिए अब यूएस बीच में आ गया है। अब और जिन देशों को चाइना के खिलाफ
चाइना के साथ झगड़ा है बेसिकली साउथ चाइना सी के आइलैंड्स के ऊपर, वो भारत की तरफ देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स और बाकी इक्विपमेंट के लिए। तो ये हम लोग बेसिकली जो वेस्टर्न देश है और भारत मिलके इकट्ठे चीन का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया और बेसिकली जो देश है साउथ चाइना सी के दोनों तरफ और नॉर्थ चाइना सी जहां पे जापान और साउथ कोरिया इन्वॉल्व है, ये सब एक साथ हो रहे हैं और चीन के खिलाफ हो रहे हैं और चीन का इन्फ्लुएंस इन देशों में कम कर रहे हैं। काम कर रहा है। क्या इंटरनेशनल रिलेशन की जब आप बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं से प्रभावित होते हैं? जरूर हो रहे हैं। उसीलिए तो बहुत देशों चाहे व्यापार की बात करें या नेवी, फिर दूसरे क्षेत्रों की बात करें। हाँ, दूसरे क्षेत्रों के देखो, जहां तक भी बाकी देश हैं, सब देश आजकल अपनी नेवल वेसल साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ घुमा रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि ये आपका इलाका नहीं है, ये हम लोग सबका इलाका और हम लोग जब चाहेंगे यहां पे आएंगे। तो चाइना को पुशबैक हर जगह से आ रहा है। अब यूएस ने चिप्स उनको बंद कर दिया, यूरोप के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो हर जगह चाइना कुछ ना कुछ फेस कर ही जा रहा है। बिल्कुल। अभी वक्त हो चला और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गलवान की घटना पर भी कुछ सवाल पूछेंगे। ब्रेक के बाद। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और तवांग से लेकर गलवान तक चीन को शिकस्त खानी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन चीन का जो रवैया है, जो उकसावे का रवैया है, और अमेरिका ने भी साफ कहा है कि चीन अक्सर जो उकसावे का रवैया है वो अपनाता रहता है और इसीलिए उसे मुंह की खानी पड़ती है। गलवान की बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गलवान की जो घटना थी वो क्या थी और कैसे चीन को उसमें मुंह की खानी पड़ी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत चीन का संघर्ष हुआ। वहां पर भी चीन अतिक्रमणकारी नीति के तहत आगे बढ़ता है। गलवान घाटी में हुई झड़प में कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे, लेकिन जब चीन की बात आई, अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की कोई बात नहीं मानी, जबकि विश्व की कई मीडिया संस्थानों ने, कई मीडिया अखबारों ने, टीवी चैनलों ने कहा था कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चीन को भारी जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन चीन ने नजरअंदाज कर दिया और यह कहा कि नुकसान नहीं हुआ है। गलवान घाटी के बीच में जिजियांग जो सड़क है, राजमार्ग का हिस्सा है, वो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक सड़क सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं पर जो संघर्ष हुआ। इसके साथ साथ चीन की सबसे खास बात हम ये बता दें कि लंबी दूरी के जो तोपखाने की है या आगे की चौकियों की बात करें तो इस सड़क के माध्यम से भारत अपनी मजबूती बना सकता है। चीन 1993 की सीमा शांति और शांति समझौते, बीपीटीपी का एक समझौता हुआ था, इसके तहत उसका पालन नहीं करता है। जो समझौता हुआ था वो बार बार तोड़ता रहता है। समझौते का पालन चीन नहीं किया। हम डोकलाम में भी देखा है, गलवान में भी देखा गया और तवांग में भी ये देखा गया है कि चीन 1993 को जो सीमा शांति और शांति समझौते का हुआ था उसका पालन नहीं करता है। और इसमें 10 बड़े समझौते हुए थे, इसमें कई ऐसे समझौते हुए थे जिसका पालन करना दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी था। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हर्ष कक्कड़ जी, 1993 का समझौता यही हुआ था कि दोनों देश शांति बनाए रखेंगे, सीमा रेखा पर रहेंगे, पर वो किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं देखी जा रही हैं उसमें तो यही लगता है कि उस समझौते का एक शब्द, एक अक्षर भी पालन चीन ने नहीं किया है। कारण बहुत है। बेसिक कारण यह है कि जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये माहौल बदल रहा है। पहले क्या होता था कि चीन की फौज बॉर्डर पे या जहां पे उनका क्लेम लाइन है उधर गाड़ियों में आते थे, उनकी सड़कें बनी थी। हमारी फौज पैदल जाती थी, कभी कभी 1 हफ्ता लगता था वहां पहुंचने में। अब जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो जैसे निकलते हैं मॉनिटर किया जाता है और हमारा इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है। तो इसके कारण ये जो स्टैंड ऑफ्स हो रहे थे वो बढ़ रहे थे।
अब जहां पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, चीन को खतरा लगा, क्योंकि उनका जो अक्साई चीन का जो मेन आर्टरीज जा रही हैं, जो रोड लासा के लिए आ रहा है, जो उनका ये CPEC पाकिस्तान का कॉरिडोर जा रहा है, जैसे रोड बन रही हैं उसको हम इस्तेमाल करके उनको दिक्कत में डाल सकते हैं। अब चाइना को यह चिंता पड़ने लगी, क्योंकि और उनका मेन एम था कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम रोक दें। और इसी के कारण जो ये इंसिडेंट हुआ लद्दाख का, वो ये था कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ये अग्रीमेंट्स के खिलाफ है। स्टार्टिंग पॉइंट वो था और वहां से फिर बात आगे बढ़ती गई। हर्ष काकड़ जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम गलवान का जिक्र करते हैं, जो झड़प होती है उसमें चीनी कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन चीन इससे मना कर देता है। ये क्या रणनीति हो सकती है किसी देश के लिए कि उसके सैनिक मारे जाते हैं किसी भी संघर्ष में, किसी भी घटना में, लेकिन वो मना कर देता है, वो पल्ला झाड़ लेता है? ये आप देखोगे बेसिकली दो देशों के साथ, चीन और पाकिस्तान जी। पाकिस्तान ने उनके जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनको उन्होंने लिए नहीं और उनको वहीं दफनाया गया। और चीन इस बार अपने ले गए और उन्होंने अपने ग्रेवयार्ड बनाए। खबर बहुत निकली है। बिल्कुल। अब चीन मीडिया देखो, विश्व की मीडिया में बात रही है। विश्व मीडिया छोड़ो, चीन मीडिया के अंदर खबर निकली है कि ये जो फिगर आप दे रहे हो ये तो बकवास है। और जिसने खबर निकाली उसको 8 साल तक जेल कर दिया। क्यों जेल किया? क्योंकि वो PLA को बदनाम कर रहा था। पर उनको भी पता है, और कब तक छुपाएंगे? उन्होंने अगर अभी तक अपने वियतनाम के कैजुअलिटीज नहीं अनाउंस किए तो ये कब करेंगे? 30-40 साल बाद। बिल्कुल। पर सबको पता है और चीन को भी पता है, उनके अपने लोगों को पता है, पर सिर्फ चीन ऑफिशियली ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो मानने को, आधिकारिक तौर पर मानने को तैयार नहीं, और हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ती है। हम चाहे गलवान की बात करें, डोकलाम की बात करें, या फिर हाल फिलहाल की जो घटना है 9 दिसंबर की जो घटना है तवांग की बात करें। हर्ष काकड़ जी, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन, अगर हम तवांग की बात करें तो तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों का करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चीन की जो आक्रमणकारी नीति है और जो उकसाने का रवैया है, उस पर अमेरिका भी कह चुका है कि लगातार चीन उकसाने के रवैया अपनाता है, जो कि बेहद नुकसानदायक है। नमस्कार।